एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक, लिख लो, मोस्ट साइंटिफिक, मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट साइंटिफिक, कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और यहां पे हर ट्रांजैक्शन को दो एस्पेक्ट, दो नजरिए से दिखेंगे। और यहां पे इट इज एस्टेब्लिश ड्यू टू इवोल्यूशन, है ना, समय समय पे बदलाव होते गए, इवोल्यूशन होते गया, इवोल्यूशन होते गया, इवोल्यूशन होते गया, बदलाव होते गए, होते गए, आखिरी में हमें डबल एंट्री सिस्टम मिला। और ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो नजरिए है, लेन देन, डेबिट एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट, दो पहलू, दो एस्पेक्ट, दो नजरिए, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यस और नो? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये लेक्चर देख रहे हो, मतलब आपने डेफिनेटली इसके पहले के सारे मेरे बेसिक के लेक्चर देखे हैं, आपने सारी रिवीजन अटेंड किया है, तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें समझ में आएगी, कुछ भी चीज छूटने वाली नहीं है। आपको 100% स्कोर, 100% नंबर मिलने वाला है 11th स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के एग्जाम में महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। ये सॉरी, चलो चालू बेटा, पढ़ो पूरा। प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, थ्योरी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर एग्जाम में। थ्योरी क्वेश्चन बेटा ये जितनी भी चीजें देख रहा हूं, जैसे ये इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आएगा, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे ल्यूका डी पेसियोली, इटालियन मर्चेंट है, ग्रेट फिलोसोफर एज वेल एज मैथमेटिशियन, फादर ऑफ अकाउंट, 1494, ड्यूअल अपना ऑलवेज टू एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये सारी चीजें जितनी मैंने हाईलाइट की बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा बेटा, मार्क करके रख लो। थ्योरी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। मैं मानता हूं आप लोग थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर हो गए रहेंगे, खूप थ्योरी वाचून वाचून थकले ना बाळा तुम्ही, डोंट वरी बाळा, पुढच्या चॅप्टर पासून फक्त सम करायचे आहे, प्रॅक्टिस करायची, काहीच चिंता करायची नाही, गरज नाही बाळा। द मेन प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। मेन प्रिन्सिपल्स क्या क्या आहे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टमचे, काही सिद्धांत, काही प्रिन्सिपल, कशाच्या भरोशावर डबल एंट्री सिस्टम आहे, त्यांचे मेन प्रिंसिपल सिद्धांत। पहला, डबल एंट्री सिस्टम कहता है हे ट्रांजैक्शन तुम तेरे दो एस्पेक्ट है, दो पहलू है, प्रत्येक ट्रांजैक्शन से दोन पहलू, दोन एस्पेक्ट असतात। दूसरा, मिनिमम दो अकाउंट्स इफेक्ट होने वाले हैं, जैसे माल बेचा, कैश अकाउंट, सेल अकाउंट, सैलरी दिया, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, तो कोई भी ट्रांजैक्शन की वजह से मिनिमम दो अकाउंट पे इंपैक्ट आता है, कोई भी ट्रांजैक्शन की वजह से मिनिमम दो अकाउंट के इंपैक्ट आने वाला है मेरे बच्चे। उसके बाद अगला प्रिंसिपल, आउट ऑफ द टू अकाउंट, एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट और क्रेडिट हर बार इक्वल रहेंगे। एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज अ करस्पॉन्डिंग डेबिट ऑफ एन इक्वल अमाउंट। यस और नो? यस और नो? ये कुछ प्रिंसिपल्स है ना। पहला प्रिंसिपल, अगेन मिनिमम दोन एस्पेक्ट, मिनिमम दोन अकाउंट, और दो अकाउंट के अंदर में एक रिसीवर रहेगा, एक गिवर रहेगा। और उसके बाद डेबिट और क्रेडिट हर बार इक्वल रहेंगे। ये चौथे पॉइंट का मतलब है, डेबिट और क्रेडिट हर बार इक्वल रहेंगे। देयर इज अ डेबिट फॉर एवरी क्रेडिट एंड देयर इज अ क्रेडिट फॉर एवरी डेबिट। यस और नो? डबल एंट्री सिस्टम, दैट्स इट, इतना ही है। अब यहां पे कंपैरिजन किया हुआ है बिटवीन द कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। कन्वेंशनल म्हणजे कौन सा रे बेटा? इंडियन, जो अनसाइंटिफिक हमने देखा था। और डबल एंट्री ये कौन सा है? साइंटिफिक सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश साइंटिफिक। ये कैसा है? अनसाइंटिफिक। सर आप भारत की बदनामी कर रहे हो? नहीं मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। इंडियन सिस्टम अनसाइंटिफिक था, इंग्लिश सिस्टम जो ल्यूका डी पेसियोली साहब ने बताया था वो साइंटिफिक सिस्टम था। क्योंकि ल्यूका डी पेसियोली साहब ने जो डबल एंट्री सिस्टम बताया वो ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को, दोनों बाजुओं को कवर करता था, और इंडियन सिस्टम दोनों पहलू को कवर नहीं करता है। चलो ध्यान देना, ये कन्वेंशनल सिस्टम है, कन्वेंशनल है, अनसाइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है। बाळा तुला डिफरन्स बिटवीन लिहायचा आहे, डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल आणि डबल एंट्री सिस्टम मध्ये। तर पहला जो डिफरेंस है वो है मीनिंग का, दूसरा है कवरेज, लेस इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर कवर्ड इन दिस मेथड। और इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड है डबल एंट्री सिस्टम, ये बिजनेस के हर ट्रांजेक्शन को कवर करती है, बिजनेस की हर इंफॉर्मेशन को कवर करती है, और ये लेस इंफॉर्मेशन कवर करता है बेटा। उसके बाद एक्यूरेसी नॉट डेफिनेट, यहां पे एक्यूरेसी लेस है इंडियन सिस्टम में, कन्वेंशनल में, इंडियन में एक्यूरेसी लेस है। इंग्लिश सिस्टम में हाईली एक्यूरेट, एक्यूरेसी इज गारंटेड, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू कवर कर रहा है और दोनों पहलू हर बार इक्वल रहते हैं बेटा। डेबिट क्रेडिट लेन देन हर बार इक्वल रहेगा। नेचर ये मॉडर्न है और ये ट्रेडिशनल है मेरे बच्चे।
उसके बाद नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ पे 2 बुक्स है, कौन कौन से, कैश बुक और लेजर। आगे देखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन कौन से बुक आते हैं, अभी चिंता करना मत। और उसके बाद यहाँ पे सारे बुक्स आते हैं, सब्सिडायरी बुक, जर्नल, लेजर। सर ये सब क्या है, इन सब के ऊपर सेपरेट टॉपिक है, टॉपिक ये सब रिस्पेक्टिव टॉपिक में आएगा, चिंता करायची गरज नाही। सब्सिडायरी बुक एक सेपरेट धडा आहे, सेपरेट टॉपिक आहे, सेपरेट चैप्टर आहे, ये सेपरेट चैप्टर है, तो हम लोग देखेंगे उसमें। और रिकॉर्डिंग, यहाँ पर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ओनली, यहाँ सिर्फ कैश बुक में मेंटेन करते हैं, देखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम में कैसे कैश बुक में मेंटेन करते हैं। और यहाँ वेरियस बुक्स रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री एज वेल एज सब्सिडायरी बुक। डोंट वरी, जर्नल सब्सिडायरी बुक क्या है, जर्नल एंट्री बुक क्या है, आगे आने वाला है, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एडवांटेजेस, इसके ऊपर भी थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। बच्चों ये जो मैं थ्योरी अभी जितनी बता रहा हूँ ना, डोंट वरी, ये थ्योरी मैं आपसे पाठ करवा के लूंगा, अभी सिर्फ समझ लो। पाठ नहीं हुआ तो भी चलेगा, लर्न नहीं हुआ तो भी चलेगा, सिर्फ समझ लो अभी। और जो चीजें मैंने बोला आगे आएगी तो समझ जाना आगे आएगी, अभी घाई करने की जरूरत नहीं, अति घाई संकटात नहीं। अभी जितना मैं बता रहा हूं समझना चाहिए, वो समझ में आ जाना चाहिए। जहां पे मैंने ऐसा बोल दिया बेटा ये चीज अभी नहीं समझा तो भी चलेगा, तो समझ जाना आगे आने वाली है। चलो आगे। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। पहला एडवांटेज, कंप्लीट रिकॉर्ड है, लेस इंफॉर्मेशन नहीं, यहाँ पे हर पहलू रिकॉर्ड होते हैं, दोनों एस्पेक्ट। दूसरा एक्यूरेसी है, तीसरा बिजनेस के रिजल्ट समझ में आते हैं, और चौथा हर कोई इसे एक्सेप्ट करता है, बैंक, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, हर कोई इसे एक्सेप्ट करता है, जनरल एक्सेप्टेंस है। जैसे आपके पास पाकिस्तानी करेंसी नोट है और इंडियन करेंसी नोट है भारत में, तो भारत में कौन सी नोट को जनरल एक्सेप्टेंस है, इंडियन करेंसी नोट को। पाकिस्तानी नोट को भारत में कोई एक्सेप्ट करेगा क्या? किराना दुकान पे जाओ, बोलो दूध का पैकेट दे, ये ले पाकिस्तानी नोट, कोई लेने वाला है? नो। सो जनरल एक्सेप्टेंस, कॉमन एक्सेप्टेंस किसको बेटा? इंडियन करेंसी नोट्स को। आगे मीनिंग ऑफ अकाउंट, मीनिंग ऑफ अकाउंट एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। ओहो हो, मीनिंग ऑफ अकाउंट, ऑलरेडी हमने अकाउंट का मतलब देखा है बेटा। अकाउंट मतलब क्या होता है जरा बताओ तो? अकाउंट मतलब समरी ऑफ, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, बस मैं आपको सबूत के तौर पे बता रहा हूं कि ये सब अपने नोट्स में दिया हुआ है। सर फिर नोट्स क्यों दिखा रहे? कारण की तुम्हाला एग्जाम मध्ये प्रश्नांची उत्तरे लिहायची आहे, तर तुमच्याकडे काहीतरी असायला पाहिजे की नहीं? एग्जाम में आपको आंसर लिखना है तो आपके पास होना चाहिए ना रिटर्न में कुछ, तो फ्यूचर में पढ़ने के लिए। समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस in a T-shaped format is called as account। जैसे समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी कैश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैश अकाउंट में, राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन राम अकाउंट में, श्याम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन श्याम अकाउंट में, सखाराम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सखाराम अकाउंट में, तुकाराम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तुकाराम अकाउंट में, रहीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहीम अकाउंट में। यस और नो? So summary of related information at a one place in a T-shaped format is called as account। लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड को हम लोग बोलेंगे बेटा डेबिट साइड, और राइट साइड को हम लोग क्या बोलने वाले बेटा? क्रेडिट साइड। राइट साइड को क्या बोलेंगे? क्रेडिट साइड। यस और नो? ये है अकाउंट। और अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल आपको ऑलरेडी पता है, ये अकाउंट का स्पेसिमेन भी दे दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट। ये देखो इसी प्रकार से मैंने आपको फॉर्मेट में समझाया था। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। जर्नल फोलियो में एंट्री कब करेंगे? एट द टाइम ऑफ लेजर पोस्टिंग। जर्नल फोलियो में यहाँ पे नंबर कब लिखेंगे? एट द टाइम ऑफ लेजर पोस्टिंग। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। यस और नो? और अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। किधर है रे? इक्वेशन आगे आएगा, छोड़ दो, अभी देखने की जरूरत नहीं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, याद आ रहा है क्या? पर्सनल अकाउंट, हाँ, रियल अकाउंट, हाँ, नॉमिनल अकाउंट। वैसे देखा जाए तो दो ही है, इम्पर्सनल और पर्सनल। इम्पर्सनल को और दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, रियल और नॉमिनल। टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आ जाएंगे? ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स एक्सेप्ट जो पर्सनल में आ गई वो फिर से यहां पे नहीं आएगी। एंड नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ये सारे अकाउंट कहां पे आ जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। अच्छा, पर्सनल में कुछ लोग बोलते होंगे कि सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल भी आ जाता है। हाँ बेटा, अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल भी है, पर्सनल अकाउंट ही है, सिर्फ देखना जरा क्या चीज है। तो देखना क्या चीज है। जैसे कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? धंधे में कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। सैलरी पेएबल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्प्लॉय को। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। वेजेस पेएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? लेबर्स को, है ना। तो उससे हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, है ना। डोंट वरी, जर्नल एंट्रीज में आगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में पढ़ाऊंगा, तो जो चीज मैं बोल दूं आगे पढ़ूंगा, तो चिंता मत करना। समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया चलेगा। सो बेसिकली यहाँ पे इतनी चीज ही है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में देख बेटा, टाइप्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन, रियल अकाउंट और नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में ऑल नेचुरल आर्टिफिशियल, रियल में ऑल असेट्स, और इधर में एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन। ये ही चीज ऑलरेडी हमने देख लिया। क्या? पर्सनल में नॅचरल आर्टिफिशियल, रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट जर्नल एंट्री मध्ये समोर येणार बाळा, सध्या चिंता करायची गरज नहीं है, तो इसको अभी छोड़ देना। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हम लोग कब पढ़ने वाले बेटा? जर्नल में। अभी देखने की जरूरत नहीं, अभी फिर भी अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा नहीं सर थोड़ा सा बता दो ना, तो बेटा कैपिटल ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। जब कभी भी कोई अकाउंट किसी को रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, मे बी नेचुरल मे बी आर्टिफिशियल, तो उस अकाउंट को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते। समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, क्योंकि आगे मैं पढ़ाने वाला हूं फिर से। इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट आ जाता है। रियल के अंदर में टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट, याद आ रहा है क्या? टेंजिबल कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, यस और नो। इनटेंजिबल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, यस और नो। जर्नल एंट्रीज में सारे अकाउंट्स आने वाले हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इम्पर्सनल के अंदर में रियल और इम्पर्सनल में क्या आता है बेटा? नॉमिनल। ये देखो नॉमिनल, तो ये ही चार्ट है पूरा टाइप्स ऑफ अकाउंट में, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल। दैट्स इट, गेम ओवर, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। चलो आगे बढ़ रहा हूं बेटा। ओ हो, ये आपके लिए दिया बेटा, बहुत काम की चीज है। रियल, नॉमिनल और पर्सनल, रियल, नॉमिनल और पर्सनल, ये सारे पर्सनल अकाउंट है। रमन्स अकाउंट, हॉस्पिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, लोन फ्रॉम साइराज अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एडवांस रिसीव्ड यानी लोन है, लाइबिलिटी पेएबल। आउटस्टैंडिंग कमिशन म्हणजे कमिशन देना बाकी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट म्हणजे इंटरेस्ट देना बाकी, आउटस्टैंडिंग सैलरी देना बाकी, आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट देना बाकी, प्रीपेड सैलरी ऍडव्हान्स मध्ये दिली। सर ये क्यों पर्सनल अकाउंट है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्यों पर्सनल अकाउंट है? बेटा ये आउटस्टैंडिंग कमीशन ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पर्सन को कमीशन देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जब कभी भी कोई लाइबिलिटी है समझ जाओ पर्सनल अकाउंट है। एनी अमाउंट पेएबल, एनी पेएबल इज योर पर्सनल अकाउंट। पेएबल देने बाकी, देना किसको बाकी होता है? किसी न किसी पार्टी या पर्सन को ना, यस और नो। नॉमिनल में क्या आएगा? सारे खर्चे, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन, सारे खर्चे, सारी इनकम, सारे लॉसेस, ये सब एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन नॉमिनल अकाउंट है। चेक करो, प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चा, सैलरी खर्चा, रॉयल्टी खर्चा, वेजेस खर्चा, प्रेट खर्चा, ट्रेड एक्सपेंस खर्चा, एडवर्टीजमेंट खर्चा। इनकम भी बता देता हूँ, इनकम का डिस्काउंट मिल रहा है तो इनकम, वो भी नॉमिनल, डिस्काउंट दे रहे खर्चा, वो भी नॉमिनल, है ना। एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन, ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट है। और ये रियल अकाउंट है, आपकी रियल में सारी एसेट, बट कौन सी एसेट? जो पर्सनल में नहीं आती है वो,
जो असेट ऑलरेडी पर्सनल में आ गई। सर असेट में भी पर्सनल आती है क्या कोई? असेट भी कोई पर्सनल अकाउंट में आती है क्या? यस, बैंक में बैलेंस पड़ा है 100 करोड़ का, असेट है, बट बैंक अकाउंट पर्सनल है। डोंट वरी, समझ में जितना आ रहा है भी समझ लो, जर्नल के अंदर में ये सारी चीजें बताऊंगा। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा पर्सनल, रियल, नॉमिनल में क्या आता है। रियल में सारी संपत्ति, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब बेटा क्या है आपका? रियल अकाउंट है। यस और नो? यहां तक किसी को कोई डाउट है? इन केस किसी को डाउट है, ये स्क्रीन पे नीचे आपको नंबर दिख रहा है और व्हाट्सएप का साइन भी दिख रहा है, व्हाट्सएप आपके पास होगा। डेबिट क्रेडिट का मतलब देखने की जरूरत नहीं है। डेबिट डेबायर लैटिन टर्म है विच मीन्स टू लेफ्ट, क्रेडिट क्रेडायर लैटिन टर्म विच मीन्स टू राइट। डोंट वरी, परीक्षित तुम्हाला डेबिट क्रेडिटचा मीनिंग नहीं येणार बड़ा। डेबिट क्रेडिट का मतलब नहीं पूछेंगे एग्जाम में। बेसिक रूल्स ऑलरेडी हमने रूल देख लिया, ये पर्सनल अकाउंट का, रियल का और नॉमिनल का। पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और ये इलिस्ट्रेशन भी ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। टेबुलर फॉर्म में लिखना है कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, फर्स्ट स्टेप, उसका बैलेंस क्या है सेकंड स्टेप, और डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा थर्ड स्टेप। और अकाउंटिंग इक्वेशन भी ऑलरेडी हमने देख लिया है। असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यस और नो? अब बारी आती है इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग। बेटा मैंने आपको जितनी भी चीजें अभी बताई ऊपर में, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। डोंट वरी, और वो सारी चीजें आगे जर्नल चैप्टर में रिपीट होने वाली है। क्लियर? चलो आगे, पक्की बात। अब ध्यान देना, आईएफआरएस से क्या चीज है, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ थ्योरी आएगी, थ्योरी प्रश्न, थ्योरी क्वेश्चन। अब ध्यान देना बेटा, क्या हो रहा है यहां पे। अब ये आईएफआरएस क्या चीज है बच्चों, मैंने आपको इसके पहले बताया था, प्लीज ध्यान देना। भारत में बहुत सारे धंधे हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से अगर अकाउंटिंग करना शुरू कर दे, हर कोई अपने अपने घोड़े दौड़ाना शुरू कर दे, तो बोलो किसी के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कंपेरेबल रहेंगे क्या? सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपेरेबल करने के लिए सबने एक सूत्र से, एका लाइन, सबने एक प्रिंसिपल, एक तरीके से अकाउंटिंग करना चाहिए। सबने सेम सेट ऑफ रूल से अकाउंटिंग करना चाहिए, सबने सेम सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूज करना चाहिए, तो सबके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपेरेबल रहेंगे। सो प्लीज ध्यान देना, आप सभी लोग जानते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बेटा, प्लीज ध्यान देना। ये वो लोकल लेवल के स्टैंडर्ड से, ये वो रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो अकाउंटेंट को मदद करते हैं इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में, कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग कैसे करना है, उसमें अकाउंटेंट को मदद करते हैं स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लोकल लेवल के हैं, भारत में, इन इंडिया। हेल्प, ये अकाउंटेंट को मदद करते हैं, हेल्प द अकाउंटेंट in preparation and presentation of financial statement म्हणजे फाइनल अकाउंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट। और ये रूल्स है, रेगुलेशंस है। सर ये रूल्स और रेगुलेशन किसने दिया? आईसीएआई ने। ये रूल्स और रेगुलेशन किसने दिया? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आप आईसीएआई भी लिख लोगे तो भी चलेगा। आईसीएआई ने ये रूल्स और रेगुलेशंस दिया है जो भारत के सभी धंधों वालों को, सभी बिजनेस को, सभी कंपनीज को ये रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, 11th स्टैंडर्ड है इसीलिए 11th के हिसाब से बता रहा हूं, लेमन्स लैंग्वेज में। So accounting standards are the written policy documents issued by the ICAI। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किया और आपकी किताबों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन के आ गए। अब ये सब कुछ था बेटा भारत के बिजनेस के लिए।
लेकिन आप लोग भूल रहे हो ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया बहुत छोटी होती जा रही है। पहले जो बिजनेस एक गली नुक्कड़ में हुआ करता था वो एरिया में फैल गया, अब एक एरिया से दूसरे एरिया में, एक सिटी से दूसरे सिटी में, एक देश से दूसरे देश में। पहले जो बिजनेस एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी अब वो एक बड़ी कंपनी हो गई है और वो 7 समुंदर पार जाकर के अपना धंधा कर रही है। आज भारत के अंदर के काफी सारी कंपनीज और बिजनेस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, सिर्फ भारत तक लिमिटेड नहीं है। ऐसी भारत की जो कंपनी है जो इंडिया में भी काम कर रही है, यूएस में भी काम कर रही है ना, चाइना में भी काम कर रही है ना, ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रही है बेटा, और यहाँ पे जापान में भी काम कर रही है और इंडिया में भी काम कर रही है। तो अब ऐसे स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। ये तो लोकल लेवल के स्टैंडर्ड है सिर्फ भारत में, अब हमें ऐसे स्टैंडर्ड चाहिए जो भारत, यूएस, चाइना है ना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हर जगह अप्लीकेबल है। उन स्टैंडर्ड को हम लोग कहते हैं IFRS। इसका लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS, इंटरनॅशनल फिनान्शियल रिपोर्टिंग स्टँडर्ड्स। अच्छा सर, हे लोकल लेवलचे अकाउंटिंग स्टँडर्ड म्हणजे फक्त भारताच्या भारतात आणि हे पूर्ण दुनियेत सगळ्या जगात, म्हणजे ये ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ये क्या है? ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये है लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सिर्फ भारत के भारत में है। यस और नो? अब समझ में आया? अब ये जो भारत में जो कंपनी काम कर रही है जिसका बिजनेस यूएस में है, चाइना में है, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, अब इस कंपनी को टेंशन नहीं। इस कंपनी ने अपनी अकाउंटिंग IFRS के हिसाब से कर लिया। इस कंपनी ने अपने फाइनल अकाउंट, इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बना लिया, तो इसको भी समझेगा, 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 क्योंकि IFRS ये सारी दुनिया में चलता है। नहीं तो पहले क्या होता था मालूम है क्या? इंडिया वाले इस कंपनी को इंडिया के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग कर, यूएस के लिए वहां के स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग कर, चाइना वाले का भी पैसा लगा पड़ा है इस कंपनी में, क्योंकि अभी ये कंपनी का धंधा तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जगह जगह से इसने पैसा उधार लिया है। चाइना वाले का भी पैसा है तो चाइना के हिसाब से अकाउंटिंग करके दिखा, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से अकाउंटिंग करके दिखा, जापान के हिसाब से मतलब इसका साल भर म्हणजे पूर्ण वर्ष याचं वाया गेलं अलग अलग वेगवेगळ्या प्रकारची अकाउंटिंग करण्यामध्ये। अब IFRS जब से आए तब से क्या हुआ? बस IFRS के हिसाब से अकाउंटिंग कर दिया, इन सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि IFRS ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है, सगळ्यांना समझते, यूएस, चाइना, जापान, चीन, कोई भी रहो, सभी को IFRS समझता है, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यस और नो? म्हणजे मराठी फक्त महाराष्ट्रातच, लेकिन इंग्रजी बोलले की पूर्ण भारतात काय पूर्ण दुनियेत सगळ्यांना समजते, तसं समजा की ही भाषा आहे।